पिता और बेटा नदी के किनारे मछली पकड़ रहे थे। तभी अचानक आसमान से एक जूता गिरा। उसके तुरंत बाद एक एक करके भारी चीजें जमीन पर गिरने लगीं। कौन सोच सकता था कि यह एक अपराधियों से भरा हुआ विमान था जो हादसे का शिकार हो गया था। शुक्र है पायलट ने अपनी पूरी जान लगाकर कोशिश की, जिससे विमान पूरी तरह तबाह नहीं हुआ और कुछ लोग बच गए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जो मौत की सजा पाए अपराधी अब आजाद हो गए हैं, वे स्थानीय लोगों के लिए कैसी तबाही लेकर आएंगे। समय कुछ घंटे पहले का एक कैदियों को ले जा रहा विमान अचानक ऊपर से आदेश पाता है कि उसे अस्थायी रूप से अलास्का के एयरबेस पर रुकना होगा, क्योंकि वहां से भी एक अपराधी को वॉशिंगटन ले जाना है। साथ चल रहे सैनिक पूरी चौकसी में थे और विमान में बैठे कैदी उत्सुक नजरों से उस नए कैदी को देख रहे थे। उसके हाथ, पैर और सिर पर अलग अलग ताले लगे थे। यहां तक कि सीट पर बैठने के बाद भी कई परतों की सुरक्षा लगाई गई थी। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे सब अपने आप में बड़े अपराधी थे, मगर उसके सामने वे मानो शरीफ नागरिक लग रहे थे। ज्यादा देर नहीं हुई, विमान काली रात के आसमान में उड़ चला। बीच में शामिल हुआ वह खतरनाक कैदी हल्की मुस्कान के साथ होंठों को हिलाता है। तभी उसके मुंह से स्टील की कील लगी एक दांत नीचे गिरता है। लगता है वह अपनी बेड़ियां खोलने वाला है। जैसे ही उसके हाथ पांव आजाद हुए, विमान के बाहर जोरदार धमाका हुआ। विमान के एक हिस्से में आग लग गई। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। चीखें गूंज उठीं और पास बैठे कुछ कैदी खिड़की से बाहर खिंच गए। मगर वह खतरनाक कैदी जैसे सब पहले से जानता हो, बिना घबराए अपनी बेड़ियां खोलता रहा। जब विमान नियंत्रण से बाहर होकर नीचे गिरने लगा, तभी वह पूरी तरह आजाद हो गया। सामने खड़े पुलिस गार्डों की ओर उसने झपट्टा मारा। कुछ ही सेकंड में 3-4 मुक्के और लातों से सबको बेहोश कर दिया। पायलट को किसी और चीज की फिक्र नहीं थी। वह बस पूरी ताकत से विमान को नीचे गिरने से रोकने में जुट गया था। विमान के केबिन में बैठे सभी यात्री वजनहीनता के कारण हवा में तैरने लगे। अफसोस, यह हालत ज्यादा देर नहीं चली। विमान आखिरकार नियंत्रण खो बैठा और जमीन की ओर गिर पड़ा। खुशकिस्मती से विमान में दूसरा धमाका नहीं हुआ। साथ चल रहे सुरक्षाकर्मी या तो मारे गए या बुरी तरह घायल हुए। बचे हुए कैदी अब हथकड़ियां तोड़ने के लिए हर कोशिश करने लगे। उनके लिए यह मानो नया जीवन पाने जैसा था। अलास्का की सीमावर्ती एक छोटे से कस्बे में डिप्टी चीफ फ्रैंक हमेशा की तरह समय पर दफ्तर पहुंचा था। कुर्सी पर बैठते ही उसे फायर डिपार्टमेंट से फोन आया। उत्तरी जंगलों से भारी धुआं उठ रहा है। सड़कें बर्फ से ढकी होने के कारण उसे हेलीकॉप्टर लेकर जाकर जांच करनी पड़ी। धुएं की दिशा पकड़ते हुए वे जल्द ही विमान के हादसे की जगह पहुंच गए। जब उन्होंने बीच से टूटे हुए विमान को देखा तो सबके मुंह से अनायास चीख निकल गई। हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरते ही फ्रैंक तुरंत बाहर कूद पड़ा। दूर से ही उसने बर्फ में पड़ी कुछ पुलिस अधिकारियों की लाशें देखीं और पास ही हथकड़ियां बिखरी पड़ी थीं। उसके दिल में एक बुरा एहसास उठने लगा। शायद यह कोई आम विमान नहीं था। उसी वक्त उसने देखा कि एक पुलिस अधिकारी अभी जिंदा था। वह मदद के लिए पुकारने ही वाला था कि अचानक जंगल से दर्जनों कैदी बाहर निकल आए। वे हाथों में बनाए हुए अस्थायी हथियार थामे पागलों की तरफ फ्रैंक और उसकी टीम पर टूट पड़े। साथ आए मोटे साथी ने जरा सी देर कर दी। नुकीली लोहे की छड़ से उसे कई बार गोदा गया। फ्रैंक ने गुस्से में दहाड़ लगाई और बिना सोचे समझे बंदूक निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। कैदी कुछ पल के लिए रुक गए, लेकिन फिर मौत की परवाह किए बिना झपट पड़े। फ्रैंक अकेला था, चारों ओर से घिरा हुआ। जल्दी ही वह मुश्किल में पड़ गया। इसी बीच घायल पुलिस अधिकारी ने जमीन से पिस्तौल उठाई और उसकी मदद करने लगा। फ्रैंक ने मौका पाकर स्थिति संभाली और आखिरकार उन खूंखार अपराधियों पर काबू पा लिया। थोड़ी राहत की सांस लेते हुए वे सब जल्दबाजी में विमान के अंदर की ओर भागे। यहां तक कि जब हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर उठ गया, तब भी कुछ कैदी उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। फ्रैंक ने बिना किसी दया के उन्हें लात मारकर नीचे गिरा दिया। ज्यादा देर नहीं लगी, हेलीकॉप्टर जंगल के किनारे बनी सड़क पर पहुंच गया। फ्रैंक ने सबसे पहले अपने घायल साथी मोटू और बचे हुए पुलिस अधिकारी को एम्बुलेंस में भेजा। फिर तुरंत बाकी पुलिस वालों को आदेश देने लगा। वह विमान संघीय कैदियों को ले जा रहा था। ये लोग हिंसा और निर्दयता के प्रतीक थे और वे अपनी आजादी का यह मौका कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छी बात यह थी कि विमान पहाड़ों और बर्फ से ढके इलाके में गिरा था, इसलिए पुलिस को 2 काम करने थे। एक, दुर्घटना स्थल को चारों ओर से घेरकर तलाशी लेना, और दूसरा, जंगल से बाहर जाने वाले सभी रास्तों को बंद करना ताकि कोई अपराधी कस्बे तक न पहुंच पाए। सारी व्यवस्था करने के बाद फ्रैंक ने अपनी पत्नी सारा को फोन किया। उसे अस्पताल में घायलों के लिए तैयारी करने को कहा, क्योंकि मोटू की हालत बहुत गंभीर थी। उसी वक्त फोन दोबारा बज उठा। फोन की दूसरी ओर से कॉल करने वाली महिला एजेंट सिड थी। वो CIA की अधिकारी थी। कुछ मिनट पहले ही उसे ऊपर से आदेश मिला था कि वह तुरंत अलास्का रवाना हो और फ्रैंक की टीम की मदद करे ताकि भागे हुए कैदियों को पकड़ा जा सके। फ्रैंक के मन में शंका उठी, यह विभाग तो कभी भी दया दिखाने वाला नहीं होता। क्या इन कैदियों में कुछ खास है? वह बिना देर किए उस घायल पुलिस अधिकारी के पास पहुंचा और जानना चाहा कि विमान में आखिर हुआ क्या था।
अधिकारी बहुत ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसे उस खास कैदी की याद थी जो बीच रास्ते विमान में लाया गया था। उसे बाकी कैदियों से अलग एक विशेष कमरे में बंद किया गया था और उसके साथ का बर्ताव भी बाकियों से बिल्कुल अलग था। यहां तक कि जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तब भी वह कैदी पूरी तरह शांत और संयमित बना रहा। पुलिस अधिकारी को यकीन था वही कैदी विमान के गिरने का जिम्मेदार था। फ्रैंक के मन में अब और भी जिज्ञासा बढ़ गई, लेकिन उसके पास इस समय जांच पड़ताल का वक्त नहीं था, क्योंकि पूरा कस्बा अब आपातकालीन सतर्कता में जा चुका था। विमान में कुल 52 कैदी थे। गिनती के मुताबिक 23 मारे गए, 11 पकड़े गए, यानी अब भी 18 खतरनाक अपराधी या तो लापता हैं या भागे हुए हैं। पुलिस ने पूरे कस्बे के निवासियों से अपील की, जब तक बहुत जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें। यहां तक कि स्कूलों को भी तुरंत बंद कर दिया गया। लेकिन तभी महिला एजेंट सिड खुद घटनास्थल पर पहुंच गई। उस समय तक छोटे शहर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थी। इसी बीच महिला एजेंट सिड दुर्घटनास्थल पर पहुंची। फ्रैंक ने कई सवाल पूछे। यह विमान रास्ता क्यों बदला गया? वह खतरनाक कैदी कौन है? लेकिन सिड ने हर बात को गोपनीय जानकारी कहकर टाल दिया। वह बोली, मैं यहां सिर्फ एक मिशन के लिए आई हूं, फरार हुए अपराधियों को पकड़ने। यह सुनकर फ्रैंक को गुस्सा आ गया। वह जानता था सिड का असली मकसद सिर्फ उस खास कैदी को पकड़ना था, बाकी अपराधियों से उसे कोई मतलब नहीं था। मगर फ्रैंक की जिम्मेदारी थी अपने कस्बे की सुरक्षा। वह तब तक चैन से नहीं बैठ सकता था जब तक सभी 18 फरार अपराधी पकड़े न जाएं। सिड को अपने वरिष्ठों की बातें याद आईं। फ्रैंक वही इंसान था जो 6 साल पहले शिकागो की क्राइम यूनिट में काम करता था। बाद में उसे इस दूर दराज के छोटे कस्बे में ट्रांसफर कर दिया गया। पिछले 5 सालों में उसने इतनी लगन से काम किया कि कस्बे में एक भी हत्या नहीं हुई। यह सोचकर और यह समझते हुए कि आगे उसे फ्रैंक की मदद की जरूरत पड़ेगी, और थोड़ी देर सोचकर फ्रैंक को कुछ रहस्य बताने का फैसला किया। वह बोली, जिस कैदी को बीच रास्ते विमान में लाया गया था उसका नाम रॉक है। वह कभी हमारे ही विभाग का एजेंट था और मैं उसकी ट्रेनर और सुपरवाइजर थी। सिड ने बताया कि शुरू में लॉक बेहद प्रतिभाशाली एजेंट था, लेकिन कुछ हफ्ते पहले वह अचानक गायब हो गया। साथ ही एक गोपनीय डाटा फाइल भी चोरी हो गई थी। सभी सबूत बताते हैं कि लॉक ने एजेंसी के साथ विश्वासघात किया। 2 दिन पहले उसे सीमा पर पकड़ा गया, इसलिए CIA ने आदेश दिया कि विमान उसे वॉशिंगटन ले जाए। कोई ठोस सबूत नहीं है, महिला एजेंट सिड ने कहा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है यह विमान दुर्घटना उसी का काम है, और यह तो बस शुरुआत है। वह अब कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। फ्रैंक यह सब सुनकर हैरान रह गया। उसे यह कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं लगी, और वह कुछ और पूछना ही चाहता था कि अचानक उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। कॉल उसकी पत्नी सारा की थी। फ्रैंक तुरंत अस्पताल की ओर भागा। वहां पहुंचते ही उसने सारा को जख्मी पुलिस अधिकारी के वार्ड से बाहर आते देखा। अफसर की हालत अब स्थिर थी। कुछ दिन में वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। लेकिन साथी मोटू के साथ ऐसा नहीं था। उसे आंतरिक रक्तस्राव हुआ था और कई घंटे की कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। यह खबर सारा के लिए गहरा सदमा थी। उसका मन डर से भर गया। उसे लगा कि यह मामला आम नहीं है। उसने फ्रैंक से कहा कि वह अब परिवार को प्राथमिकता दे और इस खतरनाक मामले से किसी तरह खुद को दूर कर ले। लेकिन फ्रैंक कुछ कह पाता इससे पहले ही उसका फोन फिर बज उठा। इस बार कॉल कंट्रोल सेंटर से था। फ्रैंक तुरंत वहां पहुंचा जहां ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक अहम जानकारी दी थी। जंगल के भीतर बने वॉच टावर में रहने वाले एक पर्यवेक्षक ने एक अनएनक्रिप्टेड सिग्नल भेजा था। जब उस सिग्नल पर दोबारा कॉल करने की कोशिश की गई तो कोई जवाब नहीं मिला। सबसे पहले सबके मन में यही ख्याल आया, वॉच टावर का पर्यवेक्षक जरूर किसी भाग्य हुए कैदी के कब्जे में है। लेकिन वह निगरानी टावर दुर्घटना स्थल से पूरे 32 किलोमीटर दूर था। इतनी दूरी पैदल तय करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। मगर सिड को पूरा यकीन था रॉक यानी वह खतरनाक कैदी ऐसा कर सकता है। उधर वॉच टावर में छिपा दाढ़ी वाला अपराधी अचानक बाहर से आती आवाजों से चौकन्ना हो गया। फिर उसकी नजर मेज पर पड़े वायरलेस रेडियो पर पड़ी जो अभी भी चालू था। वह तुरंत समझ गया पर्यवेक्षक ने बाहर मदद के लिए सिग्नल भेज दिया है। इस बीच फ्रैंक अपनी टीम के साथ पहाड़ की तलहटी तक पहुंच चुका था। सिड ने सभी को बार बार चिताया, वह कैदी रॉक बेहद खतरनाक है, सब लोग चौकन्ने रहे, जरा सी चूक भी जानलेवा हो सकती है। टीम जल्दी ही वॉच टावर की झोपड़ी तक पहुंच गई। दरवाजा धक्का देकर खोला गया। अंदर खालीपन और सन्नाटा। कुछ ही देर में किसी ने स्टोर रूम में बंधे हुए पर्यवेक्षक को खोज निकाला। लेकिन जैसे ही एक पुलिसकर्मी उसे खोलने झुका, दाढ़ी वाला अपराधी अचानक झपट पड़ा और उसे अचानक मार डाला। बाकी सबने आवाज सुनी तो फौरन दौड़ पड़े, पर तब तक वह कैदी पर्यवेक्षक को बंधक बनाकर बाहर भाग चुका था। पुलिसकर्मियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। सिड की टीम अभी पहुंची भी नहीं थी कि वह जोर से चिल्लाया, गोली चलाओ, उसे भागने मत दो। लेकिन फ्रैंक की सोच अलग थी। वह उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। दोनों पक्ष आमने सामने थे कि अचानक सिड ने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और कुत्ते की जंजीर काट दी। वह पागल कुत्ता तुरंत उस दाढ़ी वाले अपराधी पर टूट पड़ा। बर्फ पर खूनी संघर्ष शुरू हो गया।
कुत्ता तब तक हमला करता रहा जब तक पर्यवेक्षक ने सीटी बजाकर उसे रोका नहीं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दाढ़ी वाले अपराधी का गला कट चुका था। फ्रैंक के चेहरे पर अविश्वास था। क्या यही था वो गद्दार एजेंट रॉक जो इतना बड़ा खतरा बताया जा रहा था? लेकिन सिड ने बस मायूस होकर सिर हिला दिया। सब धीरे धीरे कैंप की ओर लौट आए और बाकी पुलिसकर्मी भी बर्फ में तलाश करते हुए कुछ और मरे हुए अपराधियों की लाशें वापस लेकर आए। महिला एजेंट सिड ने हर चेहरे को ध्यान से देखा। वह निराश होकर बोली, नहीं, इनमें से कोई भी लॉक नहीं। उसका चेहरा चिंता से भर गया था, मगर तभी एक शव ने उसका ध्यान खींचा। उस व्यक्ति की कलाई पर हथकड़ी के निशान नहीं थे। इसका मतलब वह कोई कैदी नहीं था। फ्रैंक ने तुरंत पुलिस रिकॉर्ड खंगाला और चेहरा मिलाकर देखा। मृतक की पहचान हुई पुलिस अधिकारी रॉबर्ट के रूप में। फ्रैंक के दिमाग में तुरंत बिजली सी कौंधी। उसे याद था कि बचा हुआ पुलिस अधिकारी भी रॉबर्ट ही कहलाया था। अब सब कुछ साफ हो गया। वह असली रॉबर्ट नहीं था, बल्कि भागा हुआ कैदी रॉक ही था, जो पुलिस के भेष में सबको धोखा दे रहा था। फ्रैंक ने बिना एक पल गंवाए अस्पताल में मौजूद अपनी पत्नी सारा को फोन लगाया, लेकिन अफसोस, बहुत देर हो चुकी थी। रॉक ने अब अपनी असली पहचान उजागर कर दी थी। जब तक फ्रैंक अस्पताल पहुंचा, रॉक और सारा दोनों गायब हो चुके थे। और यहीं समाप्त होती है 2025 में रिलीज हुई नवीनतम सस्पेंस थ्रिलर सीरीज द लास्ट फ्रंटियर। यह सीरीज हर हफ्ते एक नया एपिसोड लेकर आती है। देखने में इसका प्रोडक्शन क्वालिटी शानदार है, तो अगर आपको रहस्य और थ्रिल पसंद है तो इसे जरूर फॉलो करते रहिए। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर से एक नई सस्पेंस भरी कहानी के साथ।